before you with the easy to grasp series of social science for class at 10 and for the PSC IAS examination. I left at the definition of the socialism. I started again it, resume it from the socialism. Socialism's Samajwad, the economic system in which the means of production are owned by the society or the community rather than the private individuals. This ideology given by the Karl Marx and फ्रेडरिक एंजल्स। समाजवाद वह आर्थिक पद्धति जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामी निजी व्यक्तियों की अपेक्षा संपूर्ण समाज होता है। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स ने ये बात कही थी। डेमोक्रेसी गिवन बाय द लिंकन, डेमोक्रेसी अ फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। प्रजातंत्र लोगों के द्वारा लोगों के लिए ही बनाई गई सरकार। When the capitalist economy came into existence, that's post effect also came into existence. The trade union is the association during this period established. Trade union, association of the factory workers, ट्रेड यूनियन जो है फैक्ट्री मजदूरों का संगठन है। विश्व युद्ध वर्ल्ड वार 1914 14 टू 1939 फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, 1939 टू 1945 सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, और आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वार यूएनओ established in 1945, 24th of October 1945, United Nations Organization. Imperialism. Europeans were able to control Sri Lanka, India, Malaysia, Indonesia, African countries and the Southern Asia. They ruled over all those countries for a long period of the time. साम्राज्यवाद, यूरोपीय व्यापारियों ने धीरे धीरे श्रीलंका, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीकन देशों तथा दक्षिण एशियाई देशों पर लंबे समय तक शासन किया। साम्राज्यवाद का अर्थ दूसरों पर जबरदस्ती राज्य करना है। किंगडम्स, एम्परियलिज्म मीन्स कॉन्केस्ट ऑफ द अदर। सीधी सी बात है, किंगडम्स जो पावरफुल होते थे वो दूसरे छोटे किंगडम्स को अपने अंडर में कर लेते थे जीत कर। कंट्रीज टू द रूल ओवर देम फॉर एक्सपांशन ऑफ द रेन, उनको अपने जो राज्य क्षेत्र था उसको बढ़ाना था। इकोनॉमिकल बेनिफिट्स के लिए भी वो ऐसा करते थे। चलिए आते हैं हम यहाँ पर। ब्रिटिश शासन का उदय और विस्तार, द राइज एंड ग्रोथ ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जो फिगर दिखाया जा रहा है, एक डायग्राम है, उस डायग्राम में सी रूट, द इंडिया हैज़ द 6,500 माइल लॉन्ग सी शोर। दैट्स वाई द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज द to link the other country was the waterways. That's why the European trading company came to India. ठीक है, सी रूट के थ्रू यूरोपियंस जो कहाँ आए, इंडिया आए, बिकॉज इंडिया वाज द गोल्डन स्पेरो। देखिए यहाँ पे बोट बना रखी है, शिप बना रखा है, यूरोपियंस की हेड बना रखी है और गोल्डन स्पेरो बना रखा है। ये आपको विजुलाइज करेगा उस चीज़ को याद रखने में, है ना। सबसे पहले पुर्तगीज़ आए, फिर स्पेनिश आए, फिर फ्रेंच आए, डच आए और फिर ब्रिटिशर्स आए। और इस तरीके से पुर्तगीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और स्पेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे बनी। यहाँ बात आती ईस्ट इंडिया कंपनी। एंड दिसंबर 1600 AD इंग्लिश मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स फॉर्म द ईस्ट इंडिया कंपनी। दिसंबर 1600 में यूरोप से आए ब्रिटिश व्यापारियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। ईस्ट इंडिया कंपनी रिसीव्ड परमिशन मीन्स परमिशन, अ सर्टिफिकेट और चार्टर फ्रॉम द क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ द इंग्लैंड। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से भारत में व्यापार का एकाधिकार प्राप्त किया, मोनोपोली प्राप्त की। कंपनीज फ्रॉम अदर कंट्रीज, अन्य देशों की व्यापार कंपनियां जो आई, पुर्तगाल, पुर्तीज, हॉलैंड, डच, फ्रेंच एंड डेनमार्क। ठीक है, स्पेनिश आए हॉलैंड से, डेनमार्क से डच आए, पुर्तगाल, हॉलैंड, फ्रेंच, डेनमार्क एंड ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स वर द सुपर पावर, ब्रिटिशर्स सुपर पावर बने, ब्रिटिश ज़्यादा ताकतवर थे। उपरोक्त सारी प्रजातियों को इन्होंने भारत से लगभग खदेड़ दिया।
अब कंपनीज जो है वो व्हाट डज द कंपनी डू? कंपनीज बॉट फ्रॉम इंडिया एज द रॉ मटेरियल। कंपनियां भारत से कच्चे माल के रूप में निम्न वस्तुएं खरीदती थी: इंडियन स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, भारतीय मसाले, कॉटन, कपास। द बेस्ट क्वालिटी कॉटन was grown in the southern or Deccan Plateau, means southern part of the Madhya Pradesh, Maharashtra, Gujarat and South India. हैंडलूम्स, हाथकरघे से बने कपड़े, इंडिको, नील कपड़ों पर रंग के लिए, साल्ट पीटर गन पाउडर बनाने के लिए। दे बॉट ऑल रॉ मटेरियल्स ऑन चीप रेट्स एंड सोल्ड द गुड्स एट द हायर रेट्स। यहाँ से सस्ता माल खरीद कर इंग्लैंड से आए तैयार माल को वे महंगे दामों पर बेचते थे। अर्ली 18th सेंचुरी, 18वीं सदी के प्रारंभ में अंग्रेजों की कंडीशन क्या थी? इनके राइवलरीज कौन कौन थे? पुर्तगाली थे, इंग्लिश और फ्रेंच थे और डच थे और स्पेनिश थे। देखिए अब कौन कौन था, आप देखिए हमने ये बना रखा फिगर। अर्ली 18th सेंचुरी में पुर्तगीज सबसे पहले आए, फ्रेंच आए, स्पेनिश आए, डच आए और इंग्लिश और फ्रेंच के बीच में राइवलरीज थी। फ्रेंच हेडक्वार्टर पौंडीचेरी, फ्रेंच ने अपना हेडक्वार्टर कहाँ बनाया? पौंडीचेरी में बनाया। ब्रिटिशर्स ने, इंग्लिश ने अपना हेडक्वार्टर फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में बनाया। चलिए कंटिन्यू करते हैं फिर से। द राइज ऑफ द ब्रिटिश पावर, ब्रिटिश शक्ति का उदय। द कर्नाटिक वार्स, आर्काट और कर्नाटक का युद्ध। ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच वर्सेस फ्रेंच। कर्नाटिक वार्स जो हुए वो किन के बीच में हुए? ब्रिटिशर्स और फ्रांसीसियों के बीच में, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में। किस नाम से जाने जाते हैं? कर्नाटिक वार, आर्काट, वार ऑफ आर्काट। कर्नाटक वाज मुगल सूबा बट इंडिपेंडेंट। कर्नाटक जो था मुगल जो एम्पायर था उसका एक सूबा था और वो इंडिपेंडेंट था। कर्नाटक मुगल सूबा था किंतु लगभग स्वतंत्र था। कैपिटल ऑफ कर्नाटक की राजधानी क्या थी? मद्रास, आर्काट, पौंडीचेरी। कर्नाटक की राजधानी मद्रास, आर्काट, पौंडीचेरी। मद्रास, आर्काट एंड पांडिचेरी। क्यों इस तरीके से ये स्केच बनाया गया? क्यों? ब्रिटिशर्स वर सेटल्ड इन मद्रास, फ्रेंच सेटल्ड इन पौंडीचेरी। आर्काट जो जगह है वहाँ पर ये युद्ध हुआ। सबसे फर्स्ट कर्नाटिक वार 1740 to 48 BC। वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, कहाँ से शुरू हुआ? ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकारी का युद्ध। फ्रेंच ऑफिसर डुप्लेक्स सेक्ड फोर्ट सेंट जॉर्ज, ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। वार ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, उधर यूरोप में वार चल रहा था और उसका इम्पेक्ट कहाँ आया? फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में, इंडिया में। फ्रेंच ऑफिसर डुप्लेक्स जो था उसने सेंट जॉर्ज जो फोर्ट था वो इनसे हत्या लिया। व्हेन राइवल स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच इन इंग्लैंड, फ्रेंच ऑफिसर डुप्लेक्स ने अंग्रेजों के सेंट जॉर्ज फोर्ट को लूट लिया जब इंग्लैंड में फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध शुरू हुआ। तो रॉबर्ट क्लाइव वाज अ क्लर्क इन ब्रिटिश कंपनी हु गॉट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फ्रेंच इंग्लिश राइवल्स एंड यूज देम। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो एक क्लर्क था ब्रिटिश कंपनी में जिसने फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में जो युद्ध हो रहे थे उससे अपना क्या किया? एक्सपीरियंस लिया और वो समझ गया कि मुझे अब किस तरीके से वर्क करना है। ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश कंपनी में एक क्लर्क था, उसने अंग्रेज फ्रांसीसी युद्ध और फ्रांसिस इंडियन युद्धों से सीखे अनुभव का उपयोग अंग्रेजी कंपनी के हितों के लिए किया। इन 1748 पीस वाज कंक्लूडेड इन यूरोप।
इन 1748 में जो ऑस्ट्रियन सक्सेशन वाला जो वार चल रहा था, वहाँ पर पीस हो गई, शांति हो गई। पीस वॉज कंक्लूडेड इन यूरोप, मद्रास वॉज रिस्टोर्ड बाय द फ्रेंच टू द इंग्लिश। जब यूरोप में पीस सेटल्ड हो गई, तब फ्रेंच ने ब्रिटिशर्स को मद्रास फोर्ट वापस दे दिया। सन 1748 में यूरोप में शांति समझौता, फ्रांसीसियों ने अंग्रेजों को मद्रास वापस कर दिया। बट दिस पीस वाज शॉर्ट लिव्ड, दे स्टार्टेड द फाइट अगेंस्ट ईच अदर। पर ये जो पीस थी ये बहुत छोटी थी, बहुत कम समय के लिए थी। वापस से ब्रिटिशर्स और फ्रेंच ने झगड़ा करना शुरू कर दिया, वार करना शुरू कर दिया। नवाब ऑफ कर्नाटका वाज डाइड ड्यूरिंग द फाइट अगेंस्ट द फ्रेंच एंड निज़ाम also एक्सपायर्ड। इसी पीरियड में जब फ्रेंच क्या करते थे, वो कर्नाटक के नवाब को सपोर्ट करते थे, है ना, और निज़ाम को सपोर्ट करते थे, और इस दौरान वो युद्ध में थे और वो एक्सपायर हो गए दोनों। देयर वाज अ डिस्प्यूट अबाउट द सप्रेसर, सो फ्रेंच मेड नवाब मुजफ्फर जंग, ब्रिटिशर्स मेड नवाब मोहम्मद अली। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या हो गया, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पावर का झगड़ा शुरू हो गया, है ना। हुआ क्या कि फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में जब वार स्टार्ट हुआ, तो उसमें नवाब ऑफ कर्नाटका और निज़ाम जो है वो एक्सपायर हो गए। तो अब डिस्प्यूट अबाउट द सक्सेसर, है ना। अब सक्सेसर का जो है, और सप्रेस कौन करेगा, फ्रेंच करेंगे या ब्रिटिश करेंगे, और सक्सेसर कौन होगा। तो फ्रेंच ने क्या किया, मुजफ्फर जंग को नवाब बनाया, जबकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मोहम्मद अली को नवाब बनाया। ये शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं रही, वे आपस में फिर लड़े। फ्रांसीसियों के विरुद्ध लड़ाई में कर्नाटक का नवाब मारा गया, निज़ाम की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसियों ने मुजफ्फर जंग को नवाब बना दिया, अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बनाया, जबकि फ्रांसीसियों ने चांद साहब को, फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को सक्सेसर ऑफ कर्नाटका, और ब्रिटिशर ने मोहम्मद अली को बनाया, चांद साहब को बनाया फ्रेंच ने। इन 1751 लॉर्ड क्लाइव डिफीटेड फ्रेंच एंड चांद साहब वाज बीहेडेड। लॉर्ड क्लाइव जो क्या था, एक क्लर्क था, उसने फ्रेंच को हरा दिया और चांद साहब का सर कत्ल कर दिया। डुप्लेक्स वाज द रिकॉल्ड टू फ्रेंच एंड टू कंपनीज कंक्लूडेड अ पीस ट्रीटी। डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुलाया गया और दोनों कंपनियों के बीच में एक पीस ट्रीटी हुई, शांति समझौता हुआ। ब्रिटिश कंपनी रिप्लेस्ड द फ्रेंच एज ओवर लॉर्ड्स ऑफ द कार्नेटिक। ब्रिटिश कंपनी ने फ्रेंच को रिप्लेस कर दिया और वो पावर बन गए कहाँ के, कर्नाटक के। देखिए थ्री कार्नेटिक वार में क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे वो देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ, इसको लर्न करने की, बार बार सुनने की, बार बार देखने की ज़रूरत है। हिंदी वर्जन भी है उसका और इंग्लिश वर्जन तो मैं कर ही रहा हूँ। नाउ मोहम्मद अली वाज मेड नवाब ऑफ कर्नाटका बाय ब्रिटिशर्स। अब मोहम्मद अली को ब्रिटिशर्स ने नवाब ऑफ कर्नाटक बना दिया। सन 1751 लॉर्ड क्लाइव ने फ्रांसीसियों को हराकर चांद साहब का सिर काट लिया और कर्नाटक पर अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। डुप्लेक्स को फ्रांस वापस बुला लिया गया। दोनों कंपनियों में शांति समझौते हुए मोहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना। इन 1756 द फाइनल फेज ऑफ द एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट्स व्हेन 7-year वॉर ब्रोक आउट इन द यूरोप। जब अंग्रेज फ्रांसीसी संघर्ष का अंतिम दौर 1756 में जब यूरोप में 7 वर्षीय युद्ध शुरू हुआ, फ्रेंच वर डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। फ्रांसीसियों को जब फ्रेंच को ब्रिटिशर्स ने हरा दिया तो फ्रांसीसियों की कर्नाटक में हार हो गई। ठीक है। इन 1763 एंड ऑफ द वार इन यूरोप। 1763 में वार का अंत हो गया, यूरोप में युद्ध का अंत। फ्रेंच पोजेशंस वर रिस्टोर्ड टू देम। फ्रेंच को, फ्रांसीसियों को उनका उपनिवेश वापस मिल गया, मतलब पौंडीचेरी वापस मिल गया। एंड ऑफ द पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ द फ्रेंच ओवर इंडिया एंड ब्रिटिश मैड अ कंट्रोल ओवर बंगाल। फ्रेंच का जो कंट्रोल था पूरे इंडिया पे वो खत्म हो गया। अब सीधे सीधे ब्रिटिशर्स का कंट्रोल आ गया और ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे कब्जा कर लिया। फ्रांसीसियों के राजनीतिक सत्ता समाप्त, अंग्रेजों का बंगाल पर पूरा नियंत्रण।
The British conquest of the Bengal. In 1740, Ali Vardi Khan became the Nawab of Bengal. Ali Vardi Khan बंगाल का नवाब बना. Ali Vardi Khan was succeeded by his young grandson सिराज उद्दौला. उसके बाद उसका तरुण नाती, युवा नाती सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब बना. Due to the conflicts among the family, Britishers fortified the Calcutta. देखिए, अली वर्दी खान क्या था? नवाब ऑफ बंगाल था, ठीक है, परंतु उसने अपने नाती को, लड़की के बेटे को क्या बनाया? नवाब ऑफ बंगाल बनाया. उसके बाद सक्सेसर उसको बनाया. तो ये फैमिली कॉन्फ्लिक्ट हो गया. किसमें? अली वर्दी खान की जो फैमिली थी, जो रॉयल फैमिली थी, उसमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ. और कॉन्फ्लिक्ट का कारण क्या था? क्योंकि आपने अपने नाती को बना दिया है वहाँ का नवाब, तो जो दूसरे लोग थे, जो दूसरे उनके करीबी जो रिश्तेदार थे, उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की और इसका फ़ायदा किसने उठाया? ब्रिटिशर्स ने. ड्यू टू द कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग द फैमिली, ब्रिटिशर्स फोर्टिफाइड द कलकत्ता. ब्रिटिशर्स ने कलकत्ता को घेर लिया. पारिवारिक षड्यंत्रों का लाभ उठाकर अंग्रेजों ने कलकत्ता की किलाबंदी की का विस्तार शुरू कर दिया. ब्रिटिश रिफ्यूज टू सरेंडर द ट्रेजर विच दे एक्वायर्ड एम्बेस फ्रॉम द ट्रेजरी एट द ढाका. ब्रिटिशर्स ने जब युद्ध हुआ था बंगाल के बीच में, तो जो ट्रेजरी उन्होंने लूटी थी वो संपत्ति सिराजुद्दौला को देने से मना कर दिया. अंग्रेजों ने गबन की हुई नवाब की संपत्ति को लौटाने से इनकार किया. ढाका के खजाने से उन्होंने लूटी थी. इन 1756 द ट्रूप्स ऑफ द सिराजुद्दौला कैप्चर्ड कलकत्ता. अब देखिए, जो नया यंग जो नवाब बना, उसने सीधे कलकत्ता पे अटैक करके और कैप्चर कर लिया उसको. सन 1756 में सिराजुद्दौला के सैनिकों ने कलकत्ता पर कब्जा कर लिया. क्लाइव सपोर्टेड बाय अ फ्लीट वाज सेंट टू द रिकैप्चर कलकत्ता. कलकत्ता वाज रिकैप्चर्ड. क्लाइव को सपोर्ट करने के लिए फ्लीट मतलब समुद्री बेड़ा आया और उसने कलकत्ता को क्लाइव ने वापस से रिकैप्चर कर दिया. क्लाइव को नौसैनिक बेड़े के साथ कलकत्ता पर दोबारा कब्जा करने के लिए भेजा गया. कलकत्ता पर अंग्रेजों का फिर से कब्जा हो गया. ब्रिटिशर्स स्टार्टेड टू सपोर्ट टू द कमांडर इन चीफ ऑफ द सिराजुद्दौला. ब्रिटिशर्स जानते थे कि इंटरनल प्रॉब्लम्स बहुत है सिराजुद्दौला के साथ. उन्होंने उनके जो सेनापति था, कमांडर इन चीफ था सिराजुद्दौला, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया. कमांडर इन चीफ मीर जाफर है ना, मुख्य सेनापति था. और फर्स्ट बैटल ऑफ प्लासी 23 जून 1757 में लड़ा गया, है ना. ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला, किसके बीच में लड़ा गया? टू रिकैप्चर द कलकत्ता, है ना. ब्रिटिशर्स वर्सेस सिराजुद्दौला, ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में. इसमें ब्रिटिशर्स के साथ कौन कौन थे? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था? मीर जाफर को तोड़ लिया. मीर जाफर इज द कमांडर इन चीफ ऑफ द सिराजुद्दौला. देखिए, जगत सेठ जो उनका बैंकर्स था सिराजुद्दौला का, उसको अपनी तरफ ले लिया. फाइनेंसर्स था वो. अन्य सहयोगी, अदर असिस्टेंट जो मीर जाफर और जगत सेठ के साथ थे, वो सब ब्रिटिशर्स के साथ मिल गए. सिराजुद्दौला नवाब वाज द अरेस्टेड एंड ब्रूटली पुट टू डेथ. नवाब को पकड़ लिया गया और बड़ी निर्दयता से मार दिया गया. आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी, क्या हुआ? बैटल ऑफ प्लासी के बाद व्हाट इज द पोस्ट इफेक्ट ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी? बैटल ऑफ प्लासी वाज फॉट and 23rd June of the 1757 on the plain of the प्लासी. प्लासी के मैदान में ये युद्ध लड़ा गया था जो सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में था, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई क्योंकि ब्रिटिशर्स ने कॉन्स्पिरेसी क्रिएट की. द बिगिनिंग ऑफ द ईस्ट इंडिया द बिगिनिंग ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द ब्रिटिश पावर इन इंडिया. ब्रिटिश सत्ता का भारत में पूर्णतः उदय हो गया 1757 में ही. देखिए, भारत में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना. नाउ द इंग्लिश कंपनी बिकेम द रियल पावर इन द बंगाल विद द नवाब एज इट्स पपेट. मीर जाफर को उन्होंने लिया. मीर जाफर को उन्होंने नवाब ऑफ बंगाल बनाया. बंगाल पर अंग्रेजों की वास्तविक सत्ता कायम हुई और नवाब उसकी कठपुतली बन गया. व्हेन नवाब मीर जाफर स्टार्टेड टू अपोज द ब्रिटिशर्स, ही वाज deposed and his son-in-law मीर कासिम was made the नवाब ऑफ बंगाल. जब मीर जाफर जो था वो भी एक कमांडर चीफ था, वो समझ गया कि ब्रिटिशर्स मेरे साथ क्या कर रहे हैं. जब मीर जाफर ने जो इंटरफेरेंस था रेन में,
रूल्स में, पावर में जो इंटरफेरेंस ब्रिटिशर्स का था उसका अपोज करना शुरू किया तो उसको डिपोस्ट कर दिया, मतलब उसको हटा दिया, और उसके साले सन इन लॉ मीर कासिम को नवाब ऑफ बंगाल बना दिया। जब मीर जाफर ने अंग्रेजों का विरोध करना शुरू किया तो उन्होंने उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बना दिया। देखिए ब्रिटिशर्स का सीधी सी बात है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, फूट डालो और राज करो की नीति हमेशा से रही है, बहुत बिगनिंग से रही है। मीर कासिम रियलाइज्ड हिज पोजीशन of the utter dependence on the English company, he started to recover his power and to train his army. But unfortunately, in 1763, he was defeated by the Britishers in battle. He was driven away. Mir Qasim was a commander-in-chief, very good ruler. He understood what is the position of him, what is the position of himself अंडर द ब्रिटिशर्स। वो समझ गया था, मीर कासिम समझ गया था। मीर कासिम ने अपनी अंग्रेजों पर निर्भरता को समझकर सेना को बढ़ाया और प्रशिक्षित किया। उसने बिल्कुल उसी तरीके से प्रशिक्षित किया जिस तरीके से ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सैनिक, ब्रिटिश कंपनी के जो सैनिक थे वो प्रशिक्षित किया। किंतु 1763 के युद्ध में अंग्रेजों ने उसे हराकर बंगाल और बिहार से खदेड़ दिया, बाहर कर दिया। मीर कासिम टुक रिफ्यूज विथ शुजा-उद-दौला, who had succeeded Safdarjung as the Nawab of Awadh. At this time, the Mughal Emperor Shah Alam also had taken refuge with the Nawab of Awadh. Shah Alam's father, Alamgir II, had been murdered and the Wazir did not allow Shah Alam to enter Delhi. देखिए कितनी गजब की कॉन्स्पिरेसी थी, हमारा इंटरनल अफेयर्स क्या थे, समझने वाली बात है। मीर कासिम ने शरण कहाँ की ली? शुजा-उद-दौला की शरण ली। और शुजा-उद-दौला कौन था? जिसने सफदर जंग की जगह ली थी, है ना, और क्या बना था वो? नवाब ऑफ अवध बना था। एंड दिस टाइम द मुगल एम्परर, और उसी टाइम जो मुगल एम्परर थे शाह आलम, वो खुद शरण ले रहे थे किसकी? शुजा-उद-दौला की, है ना, क्योंकि शाह आलम के जो फादर थे आलमगीर II, उनका मर्डर हो चुका था और उनका वजीर जो था, है ना, उसने शाह आलम को दिल्ली में एंटर होने के लिए मना कर दिया था। मीर कासिम ने अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के यहाँ शरण ली। शाह आलम के पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या हो जाने के बाद वजीर ने उसे दिल्ली में घुसने नहीं दिया था। देखिए अब यहाँ जो मैं फिगर बता रहा हूँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इफ़ द मीर कासिम मिले, शुजा-उद-दौला मिला और शाह आलम मिले, सभी किससे पीड़ित थे? अंग्रेजों की कॉन्स्पिरेसी से, ब्रिटिशर्स की कॉन्स्पिरेसी से, या अपने लोगों से। तो ये तीनों जब इकट्ठे हुए तो इन्होंने ये गैदर हुए एट अ प्लेस, शुजा-उद-दौला के रिफ्यूजी थे, वहाँ पर इनकी चर्चा चली। तो मीर कासिम, शाह आलम और शुजा-उद-दौला के बीच में एक ट्रीटी हुई। क्या ट्रीटी हुई? प्रिपरेशन ऑफ द वार अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई की तैयारी। देखिए पावर मिल गया। ऑन 22nd of October 1764, the Battle of Buxar took place and the Indian armies were defeated. The Battle of Buxar proved itself to be a turning point in the history of India. 22 अक्टूबर 1764 को पश्चिम बिहार के बक्सर नामक स्थान पर भारतीय सेनाओं की अंग्रेजों के हाथों हार हुई और भारत के इतिहास में एक नया मोड़ आ गया, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी 1757 में, उसके ठीक 7 ईयर्स बाद 1764 में बैटल ऑफ बक्सर, और बैटल ऑफ बक्सर में ब्रिटिशर्स ने ये बता दिया कि हमसे ऊंचा कोई नहीं है। हम लोगों के पास सेना थी, उनके पास ट्रेंड और डिसिप्लिन्ड आर्मी थी, बहुत कम लोगों की आर्मी थी, पर वो जीते। इन 1765 शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम साइंड treaties in Allahabad with Chew, who had achieved and become the governor of the company. देखिए अब 1765 में शुजा-उद-दौला जो था, है ना, शाह आलम ने एक ट्रीटी साइन की, इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जाना जाता है उसे, विथ क्लाइव। किसके साथ की? क्लाइव के साथ।
हु हैड बिकम द गवर्नर ऑफ द कंपनी, जो अब कंपनी का गवर्नर बन गया था, लॉर्ड क्लाइव। सुजाउद्दौला और शाह आलम ने इलाहाबाद में